तो बच्चों अभी तक हमने देखा था संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होते हैं, और संरक्षी बल के जब उदाहरण दे रहा था गुरुत्वाकर्षण बल के साथ मैंने लिखा था केंद्रीय बल। आए देखे केंद्रीय बल क्या होता है। केंद्र मतलब सेंटर, बल मतलब फोर्स, तो हम देखने वाले हैं सेंट्रल फोर्स। नाम से ही क्लियर है, अगर सिंपल देखें एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे जो बल लगता है, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे या दूसरे के केंद्र से पहले के केंद्र पे जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। ये होगी इसकी वेरी सिंपल परिभाषा, डेफिनेशन। अब इसकी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पे हम जाते हैं। मैं तो बोलूंगा आप सिंपल डेफिनेशन से सेटिस्फाइड रहे, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे, पर अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी हर एक लैंग्वेज को हमको समझना जरूरी है। तो देखें, किसी कण पर कार्य करते हुए बल को जिसकी क्रिया रेखा, किसी कण पर कार्य करते हुए बल को जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है, सदैव एक बिंदु से होकर गुजरती है, तथा जिसका परिमाण केवल उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है, उसे केंद्रीय बल कहते हैं। अगेन बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज। आपको क्या बोल रहा हूं कि ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा बल, कैसा बल, ऐसा बल जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक केंद्र से निकलती हो। क्या निकलती हो? सदैव एक के केंद्र से निकलती हो। एक बिंदु, जिस बिंदु का नाम क्या अपन ने दिया, केंद्र, इससे निकलती हो, इससे निकलती हो, और जिसका परिमाण केवल उस बिंदु से दूरी पर निर्भर करता हो, केवल उस बिंदु से दूरी पर निर्भर करता हो, वह केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्र से केंद्र पे लग रहा है, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे लग रहा है, सदैव एक निश्चित रेखा पे ही चलेगा, एक रेखा से होते हुए गुजर रहा है, ऐसे बल को अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय बल। सिंपल शब्दों से एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र में। हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के तरफ जाए, हो सकता है एक दूसरे के विपरीत जाए, पर वो बिंदु फिक्स रहेंगे। और ये जो पॉइंट लिखा है ना, तथा जिसका परिमाण उसके दूरी पर निर्भर करेगा, बिंदु से दूरी पर निर्भर करेगा, इसलिए इसको बोला गया है, ये जो बल है ये बिंदु का फंक्शन, ये जो दूरी है इसका फंक्शन होगा, आर का। ये यहां से यहां तक की दूरी आप मान ले कितनी, आर, ये आर का फंक्शन होगा, क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी पे। दूरी कम हो, दूरी ज्यादा हो तो बल परिवर्तित होगा। क्या परिवर्तित होगा? बल। तो ऐसे बल जो दूरी के अकॉर्डिंग, दूरी के अनुसार परिवर्तित हो, केंद्रीय बल कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये व्युत्क्रम वर्ग, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो जो बल व्युत्क्रम वर्ग, इनवर्स स्क्वायर का पालन करते हैं, वह सभी बल केंद्रीय बल होते हैं। कौन से होते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं। अब आपने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर, G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर, दूरी आर का स्क्वायर। यहां पे F किसके समानुपात है? 1 बटे आर स्क्वायर के, 1 बटे आर स्क्वायर के, जिसको बोलेंगे व्युत्क्रम वर्ग। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम वर्ग। हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बोले इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर है ना इनवर्स में, किसमें? इनवर्स में, इसलिए इसका नाम दिया गया। आप पढ़ेंगे 12th में कूलम लॉ, कूलम बल, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहां पे Q क्या है? चार्ज, M क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, ये कैसे लगते हैं? ये एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र में लगते हैं। ये इसको बुलाएगा आ, तो ये बोलेगा तू भी आ। इसने इसको बुलाया अपनी तरफ, इसने इसको बुलाया अपनी तरफ, दोनों का आकर्षण होगा अपनी तरफ। किसके केस में? गुरुत्वाकर्षण बल के केस में। और ये इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? आर। और दूरी के कैसे अनुपात है? ये समानुपात है 1 बटे आर स्क्वायर। क्या बटे आर स्क्वायर? 1 बटे आर स्क्वायर। और वैसे ही आप चार्ज ले लें, इस केस में एक है प्लस, दूसरा है माइनस,
प्लस माइनस को बुलाएगा, माइनस प्लस को बुलाएगा। और अगर दोनों प्लस हो जाएंगे, ये इधर लगेगा और ये किधर लगेगा, इधर। सीधी सी बात, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे, एक से केंद्र पे दूसरे से केंद्र पे लगने वाले बल को केंद्रीय बल कहेंगे, और ये दोनों के मध्य की दूरी पे भी निर्भर करेंगे। और निर्भर कैसे करेंगे? 1/r²। क्या बटे r²? 1/r²। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बोलूंगा, गुरुत्वाकर्षण और कूलाम बल आप याद रखें, ये आगे भी आएंगे आपके चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे इसे। सभी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, क्योंकि केंद्रीय बल में गुरुत्वाकर्षण आया, कूलाम आया, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? संरक्षी। पर सभी संरक्षी बल केंद्रीय बल नहीं होते। सभी संरक्षी बल केंद्रीय बल क्यों नहीं होते? क्योंकि स्प्रिंग बल ऐसा बल है जो संरक्षित तो है, अपितु किंतु परंतु केंद्रीय बल नहीं है। स्प्रिंग बल केंद्र नहीं होता, क्योंकि वो केंद्र से केंद्र पे नहीं लगता। उसके अलावा जितने भी हैं ये सब हैं। ठीक है। तो केंद्रीय बल में बस हमें इतना याद रखना है, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र पे लगने वाला बल। ज्यादा ये वर्ड यूज तो नहीं होता, फिर भी हमें आना चाहिए। ठीक है। तो हमने ऊर्जा के अंदर अभी तक देखा हमने गतिज ऊर्जा के बारे में, और गतिज ऊर्जा पे अपन ने काफी सवालों को सॉल्व करा, और कार्य ऊर्जा प्रमेय में भी भर भर के सवालों को सॉल्व करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में पहली होती है गतिज, तो दूसरी होगी स्थितिज। स्थितिज ऊर्जा की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का नाम है स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसी भी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जो कि किसी भी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ध्यान से सुने आप, ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, एक ब्लॉक को रखा है हमने यहां पे, एक कण को रखा है हमने यहां पे। अब इसको मैं उठाऊंगा, क्या इसको उठाने में कुछ कार्य करना होगा? mg बोलेगा मत जा, हमको ऊपर बल लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको उठाया ऊपर की तरफ। अबे हाँ या ना, मैंने उठाया तो मेरे द्वारा कुछ कार्य होगा इस पे। मैंने इसको उठाया और ले जाके रखा इधर, क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन करा? हाँ। तो मैंने जो कार्य करा, मैंने जो वर्क करा, वो कहां गया? वो कहां गया? वो कहां स्टोर हुआ? कहां जाके रुक गया? कहां स्टोर हुआ? जैसे ही आप इसको उठा के ले जाएंगे ऊपर, जैसे आप इसको उठा के ले जाएंगे ऊपर, तो जितना भी आपने कार्य करा उसके कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन आया, और इसकी स्थितिज ऊर्जा में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, समा गया। किस में समा गया? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है। तो किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। शेप के कारण, शेप को भी आप चेंज करें, स्प्रिंग के शेप को चेंज करें, तो भी आपको कार्य करना पड़ेगा। स्प्रिंग है ना, ये वर्ड क्या कहलाया जाता है? ध्यान से सुनना। मैंने एक स्प्रिंग को यहां से खींचा, तो खींचने में मैंने उसकी शेप को चेंज करा, तो मैंने जो भी वर्क करा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में चल जाएगा। इस चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होगी। एक होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होगी स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलेंगे स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो होगी उसे बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना हो बंगिंग जंपिंग का, टीवी वगैरह में देखा होगा, और किसी किसी की किस्मत अच्छी हुई होगी। जैसे ऋषिकेश एक जगह है, वहां पे क्या करते हैं, झूले के ऊपर ले जाके किसी हाइट पे झूला रहता है, नीचे पानी फ्लो करता रहता है, आदमी को बढ़िया से अच्छे से रस्सी वस्सी से बांध देते हैं, और यहाँ पे खूब सारी रस्सी लगी हुई रहती है, और इसको दे देते हैं धक्का। कौन सा का? धक्का। आदमी जाता है। आदमी कितनी हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर है। भैया मारना नहीं, ये खेल होता है बंगिंग जंपिंग। यहां से ये आदमी गिरेगा नीचे, धीरे 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 धीरे
इसकी हाइट कम होती जाएगी। क्या कम होती जाएगी? हाइट, इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो देखना जब आदमी गिरेगा तो आदमी जैसे नीचे जाता जाएगा ना तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। अब उसमें गतिज ऊर्जा आ रही है। कौन सी ऊर्जा आ रही है? गतिज ऊर्जा। वो टकराए नहीं इसलिए रस्सी लगा रखी है पीछे, वो टकराए नहीं इसलिए रस्सी लगा रखी है। तो यहां से जब वो यहां पहुंचेगा तो आदमी के अंदर कुछ ऊर्जा आ चुकी होगी, V कुछ तो आई होगी भैया, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड कुछ तो आई होगी। तो ये जो आदमी के पास काइनेटिक एनर्जी आई, गतिज ऊर्जा आई, कहां से आई? कहां से आई? कुछ कार्य तो करा नहीं, कहां से आई भैया? यहां पे उसका जो है स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है? स्थिति में। पहले कितनी ऊंचाई पे था? h, और अब कितनी पे है? h/2, h/4 या h/10 कह लो। तो इसकी जो ऊंचाई के कारण ऊर्जा है वो एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसका मतलब हाइट के कारण, इसकी स्थिति के कारण, इसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी इसमें है उसको बोलेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण, किसके कारण? हाइट के कारण जो एनर्जी है उसे अपन क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे वो नीचे गिरेगा स्थितिज ऊर्जा कम होगी। क्यों कम हो रही है? हाइट कम हो रही है। हाइट कम होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाएगी। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हाइट के कारण जो एनर्जी है उसे अपन क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। एक कांच के बॉल को लीजिए, है ना, ग्लास आते ना, वो ग्लास ऐसे, या ग्लास ले लीजिए, सिंपल ग्लास, उसको आप छोटी सी ऊंचाई से गिरा के देखें, टूटेगा नहीं, क्योंकि जैसे वो गिरेगा, गिरने से पहले जमीन आ गई। आप उसको इतनी ऊंचाई से गिरा के देखें या इतनी ऊंचाई से, जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरा के देखेंगे उतने ज्यादा टूटने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उसका जो वेग है उतना ज्यादा ही होगा। जितनी हाइट उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी हाइट जितनी ऊंचाई उतनी ज्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा किसी वस्तु के संरक्षित बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये हमेशा बोला जाता है किसी के सापेक्ष। अगर कुछ ना कहा जाए तो हम धरती या धरातल इसके सापेक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइट नापी, कहां से नापी भैया? नीचे धरती से नापी ना, तो आप हमेशा किसी के सापेक्ष बोलते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि आदमी की स्थितिज ऊर्जा। हमें पूछना पड़ेगा किसके सापेक्ष आप बोल रहे हैं? इस जगह के सापेक्ष बोल रहे हैं या धरती के सापेक्ष बोल रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा। किसी की भी जब आप स्थितिज ऊर्जा बताएंगे ना तो किसके सापेक्ष बोलेंगे? तो ये एक सापेक्ष राशि है। कौन सी राशि है? सापेक्ष, रिलेटिव टर्म। सापेक्ष राशि, रिलेटिव टर्म, ये एक सापेक्ष राशि है। इसको हमेशा किसी के सापेक्ष बोला जाता है। और कुछ ना बोले तो धरातल या धरती को आप सापेक्ष माने, इसके सापेक्ष बोलेंगे। किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा धरती के सापेक्ष लेते हैं अधिकतम। ठीक है, ये हो गया भैया फर्स्ट पॉइंट। ये केवल संरक्षी बल के लिए परिभाषित है, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए परिभाषित है। क्यों? क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण वाला और एक स्प्रिंग वाला, और दोनों ही संरक्षी बल है। कौन से बल हैं? संरक्षी बल। ये है भैया पॉइंट नंबर 2। ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट ये हटा दूं, थोड़े से मैंने ये जो मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आपके लिए रहने देता हूं मैं। किसी निश्चित निर्देश स्थिति पे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। आपको क्या है? रेफरेंस लेना पड़ेगा कि इस स्थिति से ऊपर जाने पे प्लस है, नीचे जाने पे माइनस है, तो उस स्थिति पे कितना होगा? शून्य। आपने अगर कोई सतह बनाई, उस सतह पे आप क्या लेंगे? उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीई। इस स्थितिज ऊर्जा का ये जो ग्राउंड है, ये अपना जो धरातल है, यहां पे अपन क्या मान लेंगे? जीरो।
ये आपने एक रेफरेंस सेट कर दिया कि भैया यहां पे ये 0 है, इससे आप ऊपर जाए तो पॉजिटिव लें, इससे आप नीचे जाए तो क्या लें, नेगेटिव। ऊपर लें धनात्मक और नीचे क्या लें, ऋणात्मक। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है, पर किसी पॉइंट पे तो आपको 0 बताना पड़ेगा ताकि ऊपर जाए तो प्लस हो जाए और नीचे जाए तो क्या हो जाए, माइनस। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0। गतिज ऊर्जा सिर्फ प्लस होती थी, और अगर बॉडी रुकी हुई है तो क्या होती थी, 0, नेगेटिव नहीं होती थी, ऋणात्मक कभी नहीं होती थी। इसमें आपने सबसे पहले एक रेफरेंस माना धरातल को 0, ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ये ब्लॉक कहां चल गया, ऊपर, यहां पे कहां चल गया, नीचे। नीचे जाने पे माइनस, ऊपर जाने पे क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखना। संरक्षण, और ये बड़ा सारा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझेंगे प्राण निकलने हैं, और लैंग्वेज बहुत टिपिकल, सिंपल शब्दों में विद एग्जांपल आपको प्रूफ देके मैं समझाऊंगा ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, कंठस्थ कर लें, और ये जो ये लिखे हुए हैं ना चीजें, इनको मन में बसा लें, बहुत जरूरी है ये पॉइंट समझना। ध्यान से देखें, ग्रह नक्षत्र थोड़े से हो सकते हैं हिल जाए। संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके वर्तमान स्थिति से निर्देश स्थिति तक वस्तु को गति कराने में संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, भयंकर टिपिकल मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको मैंने ना थोड़ा सा सरल करके डब्बे में डाल दिया। आप इसको समझें और इस डब्बे वाली चीज को याद रखें। ऊपर वाली सिर्फ हवाबाजी के तौर पे लिखी गई है, मैथमेटिकल डीपली टर्म है। यहां ध्यान से सुने, जब संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है। संरक्षी बल कार्य करेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और जब संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, यहां पे बढ़ेगी और ऊपर में घटेगी। संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर कार्य करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी, संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आप बोलेंगे हाउ, मैं बोलूंगा सी हाउ। ध्यान से देखें, पहले संरक्षी का देखते हैं। किसका देखते हैं, संरक्षी का। उसके विपरीत हो जाएगा असंरक्षी का। मैंने तो दोनों लिए हैं। h हाइट पे ले जाके एक बॉल को छोड़ दे, बताओ बॉल कहां जाएगी, ऊपर या इधर, नीचे। कौन बुलाएगा, mg। mg क्या बोलेगा, आ। तो mg यहां से यहां लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो mg के द्वारा कार्य कितना होगा, mg लग रहा है नीचे, विस्थापन हो रहा है नीचे, यहां से यहां तक में mgh। क्या होगा, mgh। ये है इसकी प्रारंभिक, इनिशियल, और ये है इसका फाइनल। इनिशियली कितनी हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, u से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, u। ये किसके बराबर होगी, mgh। कितनी होगी, mgh। कितनी हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है। कितनी हाइट ऊपर है, h ऊपर है, इसलिए प्लस। प्लस लगाते नहीं है अपन, दिखा देते हैं, कुछ ना लगा तो क्या मानना, प्लस। और धरातल पे फाइनल, ये तो इनिशियल है, फाइनल कितना मानेंगे, फाइनल 0, क्योंकि धरातल पे अपन स्थितिज ऊर्जा को क्या लेके चलते हैं, 0। रेफरेंस यहां से माना ना, ऊपर प्लस, नीचे क्या मानेंगे, माइनस। इनिशियल कितना है, mgh, और फाइनल कितना है, 0। इनिशियल कितना है, mgh, फाइनल कितना है, 0। इसमें अपन परिवर्तन देख लेते हैं, कितना परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा यू देखा अपन ने, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या देखा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, 0। इनिशियल कितना है, mgh। डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, माइनस mgh। किसके बराबर आ गया, माइनस mgh। ठीक है, सुनना, यहां पे एक बार इसको हटा दूं मैं, ये सब लिखा हुआ है यहां पे। mg ने कार्य कहां करा, नीचे। mg ने कार्य कहां करा, नीचे, तो वो कहां जाएगी, नीचे। संरक्षी बल ने कार्य कहां करा, नीचे, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी हाइट कम होगी। क्या कम होगी, इसकी हाइट।
हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। जब संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या होती है? घटती है। तो संरक्षी बल कार्य कर रहा है नीचे, और नीचे की तरफ स्थितिज ऊर्जा घट रही है। क्या रही है? घट रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है मैंने आपको। यहां पे mgh, फिर mgh/2, फिर कितनी हो जाएगी? 0। तो जिस दिशा में संरक्षी बल कार्य करेगा वहां पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। और एक रिलेशन निकला आपके सामने, यहां पे आया प्लस mgh, यहां आया माइनस। तो एक काम करें, mgh की जगह लिख दें mg। तो mg के द्वारा कार्य माइनस डेल्टा यू हो गया। इसको और इसको, इन दोनों रिलेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करा और ये लिखा। दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को देखकर हमने यहां पे लिखा कि mg के द्वारा कार्य माइनस डेल्टा यू है। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। तो ये दर्शाएगा जहां पे संरक्षी बल कार्य करेंगे वहां स्थितिज ऊर्जा घटेगी, एंड जहां पे संरक्षी बल के विरुद्ध होगा कार्य वहां पे ये बढ़ेगी। और mg क्या होता है? संरक्षी बल। क्या होता है? संरक्षी बल। संरक्षी बल को अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। c, कंजर्वेटिव। c क्या दर्शा रहा है? कंजर्वेटिव। इसलिए mg की जगह अपन ने क्या लिखा? c अपन ने जनरल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, संरक्षी बल देख लिया। अब इसके विरुद्ध देखते हैं। ये है B, ये है A। गेंद यहां पे आ गई थी, यह देखा हमने। अब इसको मैं बाहरी बल लगा के ऊपर ले जा रहा हूं। कहां ले जा रहा हूं? ऊपर। mg कहां लगेगा? नीचे। तो आप संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है F एक्सटर्नल, बाहरी बल। आपको ऊपर ले जाने के लिए बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो जब आप यहां से ऊपर लेके जाएंगे तो आपको F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल क्या हो गया? बाहरी बल। क्या हो गया? बाहरी बल। बाहरी बल इसे B से कहां लेके जाएगा? A। कहां लेके जाएगा? A। यहां पे ये है प्रारंभिक, इनिशियल, और ये पॉइंट क्या हो गया? फाइनल। इनिशियल ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे कितना होगा? 0। ऊपर जा रहा है, फाइनल कितना हो जाएगा? mgh। तो संरक्षी बल के विरुद्ध आप जा रहे हो। संरक्षी बल कहां लग रहा है? नीचे। इसके विरुद्ध जा रहे हो, ऊपर की तरफ, हाइट बढ़ेगी। ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाइट बढ़ेगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ऊपर जाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ऊपर। तो जब संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसके विरुद्ध कार्य करोगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आप देखिए फाइनल कितना हो गया यहां पे? mgh। प्रारंभिक कितना था? 0। प्रारंभिक 0 है। ये डेल्टा यू क्या आ गया? प्लस mgh। इन दोनों को आप देखें और यहां पे देखें, तो यहां पे मैंने लिखा बाहरी बल के द्वारा जो कार्य होगा वो प्लस डेल्टा यू, और यहां पे क्या आया? माइनस डेल्टा यू। संरक्षी बल माइनस डेल्टा यू, उसके विरुद्ध प्लस डेल्टा यू। यहां से इस पूरे पॉइंट को मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू, दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करा और इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने 2 से 5 से 7 मिनट इसमें दिए अच्छे से। ठीक है भाई, स्थितिज ऊर्जा में आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की तरफ अपन देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करती है, पर जो उसमें परिवर्तन होता है वह निर्भर नहीं करता। परंतु स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आप बोल रहे हो ये क्या? एक करता एक नहीं करता है तो एक ही चीज। मैं बोलूंगा ना, आप बोलोगे हाउ, मैं बोलूंगा सी हाउ। यह है धरती, इससे 10 मीटर ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है बी पॉइंट पे, इसको उठाया और मैंने रखा 5 मीटर ऊपर। यह है प्रारंभिक, यह है अंतिम। ठीक है, एक बार आप खड़े हैं यहां पे, एक बार आप खड़े हैं बी पे, एक बार आप यहां खड़े खड़े देख रहे हैं, एक बार आप यहां खड़े खड़े देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। आप अभी यहां हैं सी पे, तो सी के लिए, सी से प्रारंभिक
कितनी ऊंचाई पे है ब्लॉक? 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। तो ऊपर की तरफ है तो प्लस mg10, और अंतिम ये स्टार्ट यहां से उठा के ऊपर रखा ना, और अंतिम कितनी ऊंचाई पे? 10 + 5 15 mgh। I इनिशियल, F फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम। mg इंटू 10, mg इंटू 15, और डेल्टा यू निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल 50 आया। ठीक है भाई, आप एक बार यहां पे खड़े हैं, अब आप यहां की जगह बी पे आ गए। किस पे आ गए? बी पे। जब आप बी पे आ गए ना, तो बी के सापेक्ष बात करना, पहले आप सी के सापेक्ष बात कर रहे थे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशि है। अब आप यहां पे खड़े हो ना, तो यहां के सापेक्ष देखोगे ना, तो ये तो आप ही के लेवल पे है। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है आप ही के लेवल पे है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपसे इसकी हाइट कितनी है? 0। तो mg इंटू क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि अब ये क्या हो गया? रेफरेंस लेवल। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। आपके सापेक्ष। किसके सापेक्ष? आपके सापेक्ष, क्योंकि आपके लिए अब ये धरती हो गई। ठीक है, तो आपने इसको माना 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और कितना ऊपर लेके जा रहे हैं? 5 mg इंटू 5। क्या हो गया? mg इंटू 5 50। शुरू में देखिए यहां था 100, यहां कितना आया? 0। यहां था 150, यहां कितना आया? 50। परिवर्तन हो गया। किस पे निर्भर करता है? निर्देश स्थिति पे। किस पे निर्भर करता है? निर्देश स्थिति पे निर्भर करता है। तो अलग अलग जगह से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखें, स्थितिज ऊर्जा देखें, तो वो अलग अलग आएगी। पर जो डेल्टा यू है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना आया? 50। और पहले भी कितना आया? 50। दोनों ही केस में, इसमें भी 50 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है? 50। तो जो डेल्टा यू होता है, परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा में, ये निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? निर्भर नहीं करता। किस पे? निर्देश स्थिति पे। किस पे निर्भर नहीं करता? निर्देश स्थिति पे। तो हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे पोटेंशियल एनर्जी पे, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने की चीजें बहुत थी। अब कुछ रिलेशंस हम देखते हैं और रिलेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद हम कुछ रिलेशन देखते हैं कि भाई संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार के संबंध हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला आप पढ़े जाके अवकलन और समाकलन को, तो समय आ चुका है अवकलन के रिवीजन का। ठीक है, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अवकलन होगा जो कि आपके अवकलन से मिलता जुलता ही होगा, थोड़ा स्पेशल है। देखते हैं आराम आराम से। तो हम ज्ञात करने वाले हैं संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, आपने जो पहले अभी पढ़ा था संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में, मैं आपको एक बार बताऊं। ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन को अपन दोबारा देख रहे हैं। ये जो लिखा ना, संरक्षी बल के द्वारा कार्य माइनस डेल्टा यू है, वहां से शुरुआत करते हैं। संरक्षी बल के कारण जो कार्य होगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है। ठीक है, अगर अपन छोटे से चेंज की बात करें तो डेल्टा की जगह, इस बड़े ट्रायंगल की जगह ये लिखते हैं। वर्क कार्य क्या हो जाएगा? बल विस्थापन, बल विस्थापन। और अगर आपको बल निकालना है तो विस्थापन को कहां भेजेंगे? नीचे। अगर आपको बल निकालना है तो विस्थापन को कहां भेजेंगे? नीचे। माइनस आ रहा है। अब एक चीज बताएं, आप लिखते थे अवकलन को ऐसे du/dr, पर यहां d ना लिख के डेल लिखा गया है, डेल u बटे डेल r। ये थोड़ा अलग है। ये है आंशिक अवकलन। आंशिक मतलब पार्शियल, आधा, पार्शियल, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन से अलग क्यों है पार्शियल डिफरेंशिएशन? आंशिक जो अवकलन है आपके अवकलन से अलग कैसे है, ये मैं एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये रिलेशन हमारे पास आया FC इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर, इसको अपन देखते हैं 1D में और 3D में। 3 में एक हटा दे 2B बन जाएगा। 1D में फर्क ही नहीं पड़ता कि आप
पार्शियल करें, आप आंशिक करें, या आप जो करते आए वो करें, क्योंकि एक ही तो दिशा है, एक ही डायरेक्शन है। इसमें आप माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये है आई कैप, ये ढंग से नहीं लिखा, मैं यहां पर लिख देता हूं आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स लिखें या माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप लिखें, एक ही बात है। डेल करें चाहे डी करें, क्योंकि एक ही दिशा है एक्स वाली। एक्स में क्या आएगा आई कैप, वाई होता तो जे कैप, जेड होता तो के कैप। तो इसमें चाहे आप आंशिक करें चाहे आप जो सिंपल करते हैं अवकलन वो करें, बराबर है। पर जब 3 की बात करें तो तीनों दिशाएं आ जाती है, एक्स भी आ जाती है, वाई भी आ जाती है और जेड भी आ जाती है। ऐसे में आपको तीनों के सापेक्ष करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष भी करना पड़ेगा, वाई के सापेक्ष भी करना पड़ेगा, जेड के सापेक्ष भी करना पड़ेगा। तो हमने डेल्टा की जगह क्या लिख दिया, ग्रेडियंट। क्या लिख दिया, ग्रेडियंट यू। और ये ग्रेडियंट का मतलब है एक्स के सापेक्ष भी करें, वाई के सापेक्ष भी करें और जेड के साथ तीनों के सापेक्ष करें। एक्स के सापेक्ष तो करना ही है, वाई के भी करें और जेड के भी करें। बाहर क्या लगा गया है, यू, तो अंदर यू भेज दे तीनों के पास। डेल यू बाई डेल एक्स आई वाला, डेल यू बाई डेल वाई जे वाला और डेल यू बाई डेल जेड के वाला। ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, सूत्र बन चुका है बल के बीच में। और जब तीनों दिशाओं में स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी तीनों दिशाओं में चेंज हो रही हो, और अगर 2 की बात करें तो या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा, तो वो 2D हो जाएगा। ठीक है, तो 3D में आप डेल को डी से परिवर्तित नहीं करते, 3D में आंशिक अवकलन अलग होगा। अब ये करेंगे कैसे भाई, 1D में तो सोचना ही नहीं है, फटाक से अवकलन करें आगे बढ़े। 3D में सोचना पड़ेगा। 3D में जब आप डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे ना, तो उसमें x होगा परिवर्तनीय और yz होगा नियत। मतलब x होगा आपका वेरिएबल और y और z क्या होंगे, कांस्टेंट। y और z क्या होंगे, कांस्टेंट। ये x परिवर्तनीय है, y और z कांस्टेंट। कांस्टेंट का आप क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, जैसे अपन 2x स्क्वायर का कर रहे थे, तो कांस्टेंट को धक्का देके कहां भेजते थे, बाहर। 2d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है। तो जब x के सापेक्ष करें, y और z को उठा के रखें बाहर, क्योंकि y और z क्या है, नियत। और जब आप y के सापेक्ष करें, x और z को क्या रखें, नियत। और जब आप z के सापेक्ष करें, z के सापेक्ष, तो x और y को उठा के कहां रखें, बाहर। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पार्शियल वाला आंशिक अवकलन। क्या 1D में सोचना है या 3D में, 3D में और 2D में। 1D में मत सोचें, फटाक से करें, सिंपल वाला। ठीक है, सवालों के थ्रू इस कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से देखना, आराम से देखना। आपको u दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, सोचना ही नहीं है। एक बल के द्वारा स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार है, तो x इक्वल टू 2 मीटर पे बल का मान ज्ञात करो। बल क्या होता है, माइनस डी यू बटे डी एक्स। आप बोल रहे हो डी क्यों लिखा, अरे एक ही तो दिशा है, डी लिखो डेल लिखो, एक ही बात है। इसका करो भाई, इसका करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5। इसका अवकलन करोगे, x बराबर कितना रख दोगे, 2, आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक करें, सबसे पहले एक ही दिशा में है या तीनों दिशाओं में। एक दिशा में है, रिलैक्स, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो आप सिंपल करते हुए आए वो अवकलन करें। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखें। आप डेल लिखा डी लिखा फर्क नहीं पड़ रहा, इसका आपने करा 2x और 5, x बराबर कितना रख दे, 2 मीटर। 2 मीटर यहां पे रखा आपने, 2 2 जा कितना हो गया, 4, 4 में से 5 गया -1, आगे माइनस 1 न्यूटन। कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है भाई, अगला देखें सवाल। अगले सवाल में अगेन x के सापेक्ष दे रखा है। किसके सापेक्ष दे रखा है, x। तो आप डेल लिखें चाहे डी लिखें फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही विमा है x, एक ही डायरेक्शन है x, एक ही दिशा है x। अब आपको दे रखा है 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है जिसकी स्थितिज ऊर्जा ये है, x बराबर 2 मीटर पे गतिज ऊर्जा इतनी है। ओहो,
सवाल बड़ा हो गया। यहां पे आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है 2 मीटर पे, कितनी दे रखी है 7 जूल, कितनी दे रखी है 7 जूल, ठीक है। और आपको निकालना है कुल यांत्रिक ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, इतना सारा निकालना है, मतलब बहुत सारा निकालना है इस सवाल में। यांत्रिक ऊर्जा भी निकालें, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा भी निकालें, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी निकालें, कण की अधिकतम गति, बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें। आराम आराम से चलते हैं, मेरी बात सुने। आपको यह तो पता है कि कुल जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, इसके प्लस इसके, कुछ गतिज आएगी और कुछ क्या आएगी, स्थितिज। जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है कुछ तो आएगी गतिज और कुछ क्या आएगी, स्थितिज। और आपको सबसे पहले भाग में 2 मीटर पे, किस पे, 2 मीटर पे ये दे रखा है 7। अगर आपको 2 मीटर पे 2 मीटर पे पीई मिल जाए, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। और सुने, कुल यांत्रिक ऊर्जा चाहे 2 मीटर पे बात करें, चाहे 10 मीटर पे बात करें, चाहे 0 पे बात करें, वो हमेशा क्या रहेगी, नियत। तो इससे तो हम पहला भाग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। फिर पूछा है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा जो पहले पढ़ा था, अधिकतम और न्यूनतम, एक बार अवकलन करें, 0 के बराबर करें, याद आ रहा है, कुछ कुछ आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसकी हेल्प से, सेकंड वाले की हेल्प से हम थर्ड को कर लेंगे और थर्ड की हेल्प से हम फोर्थ को कर लेंगे, ठीक है। बड़ा है पर अपन कर लेंगे। और ये अलग पैटर्न का सवाल है, प्रोसीजर याद रखें, कंसेप्ट याद रखें, कैसे अपन इसको करें, सवाल ना रटे, ठीक है भाई। देखिए मैं थोड़ा हटा दूं, मैं ये काफी सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। x बराबर 2 मीटर पे आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, गतिज ऊर्जा 7 जूल सवाल में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं x बराबर 2 पे। तो इसमें समीकरण में x का कितना पुट कर देंगे, 2, कितना पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4, भाई x की जगह क्या पुट कर दें, 2, ठीक है। अब आपके पास के ही पता है, पी पता है, इन दोनों की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे अपन, ठीक है। 7 + 4 कितना आ गया, 11। तो इस तरह से हमने कुल यांत्रिक ऊर्जा निकाली, क्या निकाली, कुल यांत्रिक ऊर्जा निकाली, 7 + 4 11। बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या है भैया, न्यूनतम। सेकंड पार्ट का क्या है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा निकालना है, मैंने आपको बोला अधिकतम और न्यूनतम, उच्चतम और निम्नतम, हमको मैक्सिमा मिनिमा करना है। और हमको पता है न्यूनतम निकालने के लिए एक बार क्या करेंगे, इसका अवकलन किसके बराबर करेंगे, 0 के। याद रखना है ये मैक्सिमा मिनिमा अवकलन करके किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के। तो ये आपके पास समीकरण दे रखा है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 10x का हो जाएगा 10, इसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5। अब x बराबर 5 पे आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम है, मिनिमम है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए इसमें x का मान कितना रखेंगे, 5, 5 का स्क्वायर 10 × 5 50, 20, इसको सॉल्व करेंगे -5 जूल, क्या आ गया, -5 जूल, ठीक है। तो ये आपने पहले तो निकाला यांत्रिक ऊर्जा, फिर निकाला स्थितिज ऊर्जा, और अब हमसे पूछा है अधिकतम। तो आप सुने, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये अगर न्यूनतम होगी तो ये होगी अधिकतम, ये अगर मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। और ये आपने मिनिमम तो निकाल लिया, तो ये मिनिमम निकाल लिया, वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पता है तो इसकी अधिकतम वैल्यू आपको पता लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 16 जूल, कितनी है, 16 जूल। तो 16 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 16 जूल क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और सुने,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या मतलब है? हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर, हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। द्रव्यमान आपको दे रखा है, 2 से 2 गया, v मैक्स का मान कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि v मैक्स का स्क्वायर कितना है? 16। v मैक्स का स्क्वायर कितना है? 16, तो v मैक्स का मान कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। बेहतरीन सवाल था, कंसेप्ट बना के रखें। क्या बना के रखें? कंसेप्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ वैसा ही है। यहां पे हमने स्थितिज ऊर्जा दे रखी है 20 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर है। आप निकालें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा, और कुल यांत्रिक ऊर्जा 45 जूल है। कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? 45। फिर से क्या करना है? न्यूनतम निकालना है। एक बार इसका अवकलन करें, 0 के बराबर करें, x का मान निकालें, न्यूनतम पता लिख दिया, अधिकतम पता लग जाएगा। आप खुद से ट्राई करें, अभी कराया आपने, खुद से बनना चाहिए अब तो भाई, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, देखिए u ये दे रखा है, एक बार इसका आप कर दे अवकलन, अवकलन करके 0 के बराबर करा, x का मान कितना आ गया? 1। x बराबर 1 उठा के इसमें डाल दें, ये u मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम निकालने के लिए इसका अवकलन करें, 0 के बराबर करें, x का मान उठा के इसमें डाला आपने। ठीक है, 20 प्लस 1 माइनस 1, 20 जूल आ गया। और आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ये न्यूनतम है तो दूसरा वाला क्या होगा? अधिकतम। ये न्यूनतम है तो दूसरा वाला क्या होगा? अधिकतम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 45 है, क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी दे रखी है? 45। कुल जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है ये आपको क्या दे रखी है? 45। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा 45 का हमने फायदा उठाया और यहां पे 45 रखा, 20 को उधर भेजा, ये कितना आ गया? 25। क्या आ गया? 25। तो इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के इसकी न्यूनतम वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक की न्यूनतम वैल्यू निकल गई तो दूसरे की अधिकतम वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी। कंसेप्ट को अच्छे से याद रखें।